जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अपाचे RTR 160 2B के BS4 मॉडल की, जो लगभग आज हमारे पास 3 साल पुरानी हो चुकी है ये बाइक। और इसे हम 3 साल से राइड कर रहे हैं। ये हमारी खुद की बाइक है और इस 3 साल के राइडिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें फेस करना पड़ा है। तो आज हम वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कमियां भी बहुत हैं और इसकी खूबियां भी बहुत हैं, जो कि आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या खूबियां हैं इसमें और क्या इसमें कमियां हैं। 3 साल से हम इसे राइड कर रहे हैं, तो इस राइडिंग के दौरान हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो हम आपसे आज साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज से पहले हम आपको इसकी खूबियाँ बताएंगे, उसके बाद में हम आपको इसकी बुराइयाँ भी बताएंगे। तो देखिए, जो इसकी पहली खूबी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है इसकी सीट हाइट। सीट हाइट इसकी इतनी ज़्यादा बेहतर रखी गई है कि कोई भी शॉर्ट राइडर इसे आसानी से राइड कर सकता है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी हाइट 5.3 इंचेस है, फिर भी हम इसे आसानी से राइड कर पाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉर्नरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और राइडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग अगर हम एक रेशियो देखा जाए तो लगभग 70% लड़कों की हाइट 5.3 5.4 इंचेस में ही सिमट जाती है। तो ऐसे में आपके लिए ज़्यादा सीट हाइट वाली बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अपाचे RTR 160 में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि इसकी सीट हाइट आपको इतनी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, तो आप इसे आसानी से राइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है और ये इसका पहला एडवांटेज है। और वहीं अगर हम इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका हैंडल रेडियस। इसका हैंडल रेडियस इतना ज़्यादा दिया गया है कि मतलब कि इसे आप आसानी से कहीं पे भी आप टर्निंग, और इसका रेडियस इतना ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे आसानी से भी राइड कर सकते हैं और मतलब आपको कॉर्नरिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसके जगह पे अगर इसका कंपैरिजन करें तो अपाचे RTR 160 के कंपैरिजन में अगर पल्सर 160 NS का हम कंपैरिजन करें तो उसमें इसका हैंडल रेडियस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पल्सर का हैंडल रेडियस कम देखने को मिलेगा। तो हैंडल रेडियस ज़्यादा होने की वजह से इससे आप आसानी से कॉर्नरिंग कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे एडवांटेज के बारे में। तो तीसरा एडवांटेज इसका इंजन है। इसका इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इंजन की परफॉर्मेंस में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है हमें। हम इसे 3 साल से राइड कर रहे हैं, तो इस 3 साल के अंतराल में हमें कभी भी इसके इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस करना नहीं पड़ा है। तो इंजन की परफॉर्मेंस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और अगर हम इसके चौथे एडवांटेज की बात करें तो चौथा एडवांटेज है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ा आपका सवाल भी होता है। तो चौथा इसका जो एडवांटेज है वो है इसका माइलेज। माइलेज को लेके अभी तक हमें इसमें कोई शिकायत नहीं आई है। माइलेज हमें इसका निरंतर 40 से 45 का माइलेज अभी तक मिलता आ रहा है। बट मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि माइलेज डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पे और आपके इंजन के लोड पे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तब भी आपका माइलेज डाउन हो जाता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रफली गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी पे बहुत ज़्यादा वेट है और आप गाड़ी को राइड करते हैं, तब भी आपका माइलेज डाउन हो जाता है। अगर आप एक इकोनॉमी मोड में गाड़ी को चलाते हैं तो आपका माइलेज हमेशा बरकरार रहेगा। तो माइलेज इसका हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है, तो हम इसे एडवांटेज की श्रेणी में ही रखेंगे। तो ये थे इसके एडवांटेज। और अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज, यानी अब हम इसकी बुराई करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहली इसकी कमी है मुझे जो लगती है वो है इसका हेडलैम्प। यानी हेडलैम्प का जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफ़ी कम लगता है। मतलब जब तक नई रहेगी आपका हेडलैम्प से विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी, बट जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएगी इसकी विजिबिलिटी डाउन होती चली जाती है। तो ये पहला इसका डिसएडवांटेज है, जो कि मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कोशिश किया कि शोरूम पे जाके इसमें 65/55 वाट का हैलोजन बल्ब इसमें इंस्टॉल करवा दिया, फिर भी मुझे इसमें अभी तक इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी अच्छी मुझे चाहिए होती है। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो इसका हेडलैम्प है कि हेडलैम्प की विजिबिलिटी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरी कमी के बारे में। तो दूसरी कमी जो है वो इसके मीटर कंसोल को लेके है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है ये कमी सिर्फ हमें फेस करनी पड़ रही हो, आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये परेशानी दिखाई दे रही है। तो इसकी जो दूसरी कमी है वो इसके मीटर कंसोल को लेके है कि मीटर कंसोल पे हमें ठंड के टाइम पे इसमें भाप जमने की समस्या देखी जा रही है। मतलब हम भाप जम जाती है इसके मीटर कंसोल की स्क्रीन पे, ये समस्या हमें इसमें फेस करना पड़ रहा है। और ये हमेशा से होता आ रहा है कि ठंड के टाइम में जैसे ही गाड़ी को बाहर हम खड़ी करते हैं तो रात भर गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, तो उसमें इसके मीटर कंसोल में सुबह हमें भाप जमता हुआ दिखाई देता है। या फिर बारिश के टाइम में अगर ज़्यादा देर तक गाड़ी अगर हम बारिश में खड़ी करते हैं तब भी इसके मीटर कंसोल में हमें भाप जमा हुआ दिखाई देता है।
हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसकी जो मेन समस्या है भाप जमने वाली, मैं आपको इसके मीटर कंसोल में आपको दिखा रहा हूँ फेस करके, मतलब एकदम जूम करके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ के सरफेस पे आपको भाप दिखाई देती हुई पड़ेगी, मतलब यहाँ पे वाष्प जमा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमें फेस करना पड़ रहा है। ठंड के टाइम में ये अक्सर इसमें होता है और अभी ये काफ़ी नॉर्मल है, मतलब काफ़ी देर से मैं इसको अंदर खड़ी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए, इसकी भी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे वाइट का वाष्प दिखाई देगा। तो ये हमें समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो अभी ये इसमें कम है, जैसे जैसे मतलब कि इसमें और ज़्यादा ठंड पड़ती है या फिर ये काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रहती है तो इसमें यहाँ पे भाप और भी ज़्यादा इसके पूरे इतने सरफेस पे हमें भाप दिखाई देती है। मतलब हमें ये जो इसका मीटर कंसोल का पूरा एरिया है इसमें पूरा यहाँ पे पूरा भाप जमा हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है मेरे लिए। मैं 3 साल से इसे फेस कर रहा हूँ और 3 साल से मैं इसे राइड कर रहा हूँ। तो 3 साल के दौरान पे जब मैंने इस गाड़ी को लिया था, लगभग उसके 6 मंथ बाद ही हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 6 महीने बाद से ही हमें इसमें ये प्रॉब्लम समझ में आने लगी थी। हम कई बार सर्विस सेंटर में इसको जाके सर्विस में कंप्लेन भी किया कि इसके मीटर कंसोल में वाष्प जम जाती है, तो उसका अभी तक कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। आपको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है BS6 में ये समस्या आपको ना दिखाई दे रही हो। अगर आपको ये समस्या दिखाई दे रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम बात करें इसके तीसरी कमी के बारे में, तो तीसरी कमी मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि इसकी तीसरी कमी क्या है। बट ये कमी में हम नहीं रखेंगे, हम इसे एक वार्निंग के तौर पे बताएंगे आपको कि ये आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका केबल है, यहाँ पे जो इसकी पाइप है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर पाइप इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी, मतलब कि अगर आपकी बाइक अपाचे है तो थोड़ी पुरानी होने के बाद ये पाइप यहाँ से फट जाती है और यहीं पर आपके सारे वायरिंग के कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक भी वायरिंग आपकी कट जाती है तो आपके हेडलाइट में या फिर आपके मीटर कंसोल में या फिर आपके सेल्फ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वायर कटा हुआ है, देख पा रहे होंगे, ये इसके सेल्फ का वायर है। इसके कट जाने पे सेल्फ काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो ये एक आपके लिए वार्निंग है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा। तो इसे हम डिसएडवांटेज में रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। उसके बाद अगर हम अब बात करें इसके चौथे डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि इसका चैन स्पॉकेट है, तो इस चीज़ के मैं बारे में आपको बताना चाहूँगा कि चैन स्पॉकेट इसका बहुत जल्दी ढीला हो जाता है। ये इसका एक मेजर इशू है। अपाचे की सारी बाइक में आपको चैन ढीली जल्दी होने की समस्या को फेस करना ही पड़ेगा। और मैं अपनी बात करूं तो ये लगभग 3 साल पुरानी हो चुकी है और 3 साल में मुझे इसमें 3 बार चैन स्पॉकेट को चेंज करवाना पड़ा है। और इसकी चैन इतनी जल्दी ढीली होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप प्रॉपरली अपने चैन की मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, निरंतर अगर आप इसे लूब नहीं करते हैं और इसे टाइट नहीं करवाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि कभी इसका चैन उतर जाता है और हमें उसे, जैसे हम साइकिल की चैन को चढ़ाते हैं उस तरह से हमें इसके चैन को इसमें चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक मेजर इशू है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। BS6 में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास अपाचे RTR 160 2V का BS6 मॉडल आपके पास है, या फिर हम कुछ दिनों बाद में हम BS6 अपाचे RTR का यूज़र रिव्यू देंगे और उसमें हम आपको वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे कि उसमें आपको चैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। इसके बारे में आपको बहुत जल्द इसका एक अलग से वीडियो देंगे जिसमें हमारे पास अपाचे RTR 160 2V का BS6 मॉडल मौजूद होगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके 5वें डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा मेजर है, और वो है इसका वाइब्रेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके वाइब्रेशन को लेके अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। अपाचे RTR 160 के जितने भी मॉडल हैं, चाहे वो 2V हो, चाहे वो 4V हो, या फिर अपाचे RTR 310 हो, उसमें भी आपको वाइब्रेशन फेस करना पड़ेगा। तो वाइब्रेशन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इसका अगर हम एक रेशियो देखें तो जो मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इस बाइक को 40 से 50 की स्पीड में चलाते हैं तो तब भी हमें वाइब्रेशन फेस करना पड़ता है, और अगर हम इसे 80 से 90 की स्पीड में भी ले जाते हैं तो हमें और ज़्यादा वाइब्रेशन फेस करना पड़ता है। तो वाइब्रेशन एक इसका मेजर इशू है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। BS6 में भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, बट ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि BS6 में वाइब्रेशन ज़्यादा है या BS3 या फिर BS4 में वाइब्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगा।
तो बहुत जल्द हम इसका भी आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम BS6 अपाचे RTR 160 के वाइब्रेशन का टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें वाइब्रेशन कितना ज़्यादा आपको मिलेगा। उसका भी हम एक आपको यूज़र रिव्यू देने वाले हैं। तो ये थी इसकी कमियां और इसकी अच्छाइयां जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, या फिर आपका कोई सवाल है जो इस बाइक से रिलेटेड है या फिर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।